बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की अदालत में बहुत अहम समाअत थी। आप जानते हैं कि जज मोहम्मद अब्बास साहब हैं, दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज हैं। उनकी जानिब से एक दरख्वास्त लिखी गई थी या एक रिपोर्ट भेजी गई थी जो नाखुशगवार वाक़यात पिछले हफ़्ते में रूनुमा हुए, और 10 जून को मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से, दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई के 2 मुकदमात में मुलज़मान को बरी किया गया। और उस दिन कमरे अदालत के बाहर सिक्योरिटी के नाम पर तमाम का तमाम वो जो एरिया था वो बंद किया गया था, और जज साहब ना वकला को जाने की इजाज़त थी ना मुलज़मान को जाने की इजाज़त थी। और उसके बावजूद जज साहब ने फ़ैसला सुनाया, और फिर जज साहब ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा में चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कल तहरीर किया और मैंने आपके साथ रात को शेयर किया था पूरा हुक्मनामा, तो वो तमाम तफसीलात आ गई थी। आज पूरे 9 बजे चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब तशरीफ़ ले आए और कमरा अदालत में हम भी मौजूद थे, बाकी रिपोर्टर्स वगैरह भी मौजूद थे। तो पहले जो रूटीन के केसेस थे उनके ऊपर समाअत होने के बाद स्टेट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस कॉल हुआ, और आईजी पंजाब उस्मान अनवर, उसके अलावा आरपीओ और डीपीओ सरगोदा वो भी अदालत में मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद शाह साहब वो भी मौजूद थे, और जो वफाकी हुकूमत के वकला भी मौजूद थे, और पंजाब हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो लॉ अफसरान हैं वो भी मौजूद थे। अदालत में समाअत शुरू होते ही अदालत ने आईजी पंजाब को मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा कि जी आईजी साहब आप बताएं ये जो वाक़या हुआ है। और जज साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मैं 25 को गया हूं और 25 मई को मैंने चार्ज संभाला है, तो मुझसे रब्ता किया गया, मुलाकात करने की बात की गई है, और फिर उसके बाद वो जो वाक़या हुआ, ट्रांसफार्मर को जो तबाह किया गया और फिर रास्ते बंद किए गए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपने कोई तफ्तीश की है? कौन था जो मुलाकात करना चाहता था? कौन था जिसने ये हमला किया है? और क्यों अदालत को उस दिन बंद किया गया, और वकला को और जो उनके जो साइलीन हैं या मुलज़मान हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उनको किसने सल्ब किया? क्यों आपने ऐसा किया? आप अपना केस अदालत के सामने रखें। आईजी पंजाब, आप जानते हैं कि आईजी पंजाब की जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी कमाल की होती है। वो बातों बातों में ऐसी अदालत को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और वो पूरा तैयार होकर आते हैं। उन्होंने पूरी एक फ़ाइल मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखी, और जो थ्रेट्स लेटर थे जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स के या मुख्तलिफ़ दिनों के, वो तमाम के तमाम चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की टेबल पे रखे और मुअज़्ज़ज़ जज साहब को पेश किए है कि जनाब इनको आप देखें, कुछ हालात ऐसे बन गए थे। उन्होंने फैसलाबाद की भी मिसाल दी। उन्होंने कहा जी हालात ऐसे बन गए थे कि हमारे पास ये रिपोर्ट्स थी कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स है या जो सरगोदा में और कुछ मुलज़मान को वहाँ से पकड़ा भी गया है, तो हमारे पास रिपोर्ट्स थी कि कोई ऐसा दहशतगर्दी का थ्रेट है। हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है अवाम पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना, अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करना, जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करना, और हमने वो तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमारी ज़िम्मेदारी हमने पूरी की है। दफ़ा 144 नाफिज था और हमने मॉब को इकट्ठा नहीं होने दिया, हमने वहाँ लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा कि मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आर्टिकल 4 आईन पाकिस्तान का कहता है कि आपने शहरियों को उनके जो राइट्स हैं वो उनको देने हैं। मुझे बताएं कि जो साइलीन थे जिन्होंने अदालतों में पेश होना था, तो ऐसा कौन सा, और दिलचस्प बात यह है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उस कम्प्लेक्स का, उसमें एटीसी की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, और नीचे सेशन जज साहब की है। सेशन जज साहब की अदालत खुली है, वहाँ साइलीन आ रहे हैं। दहशतगर्दी अदालत के मुलज़मान और साइलीन को बाहर रोका हुआ है। उस पर जो डीपीओ सरगोदा थे उन्होंने अदालत को बताया कि हुजूर वाला, हमने बेसिकली दहशतगर्दी अदालत के जज को भी ये गुजारिश की थी कि हम 1-1.5 घंटा लगेगा, हमने सारा सर्च करनी है, तो हमें अदालत जो प्रीमिसेस हैं वो दी जाएं ताकि हम 1-1.5 घंटे में इसकी सर्च करें। एक तो ये हम चाहते थे, और दूसरा जो दहशतगर्दी अदालत के जज ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप रिटर्न देंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। हमने रिटर्न भी, डीपीओ कहते हैं कि मैंने रिटर्न दे दिया, उसके बावजूद उन्होंने इजाज़त ना दी। सेशन जज साहब ने इजाज़त दे दी। हमने 1-1.5 घंटे में वहाँ पे पूरी जो कार्रवाई है वो की है, जो सर्च जो करनी थी, सर्चिंग वगैरह की है, और उसके बाद वो अदालत खोल दी गई। वहाँ मुलज़मान आते जाते रहे, सिर्फ जो है वो दहशतगर्दी अदालत, चूँकि वो जज साहब ने इजाज़त नहीं दी थी। तो अदालत ने कहा आपने अब तक तफ्तीश क्या की है? आप वो एफआईआर देखें जो ट्रांसफार्मर के ऊपर है, तो दहशतगर्दी की आपने दफ़ा ही नहीं लगाई।
اور قانون کہتا ہے 780 کہتا ہے کہ جب کسی بھی آفیشیل ادارے کو کام سے روکا جائے یا اس کی نقصان پہنچایا جائے تو آپ دہشت گردی کی دفعہ لگائیں گے. یہاں تو آپ نے دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگائی. تو اس پر آئی جی پنجاب نے بتایا کہ ہم نے یہ کیس پہلے ہی ایک اسپیشل ٹیم بنا دی ہے اور سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا ہے. سی ٹی ڈی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کیس دائر ہوتی ہی ہم سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیں. ہمیشہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ پروسیس مکمل ہونے کے بعد. رہی بات تفتیش کی تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کا حوالہ دیا, وہ جو سرویلنس والا کیس ہے کہ چونکہ آڈیو لیکس کے حوالے سے معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام کمپنیز کو روک دیا ہے کہ وہ فون کال ڈیٹا نہیں دیں گے, جیو فینسنگ نہیں دیں گے. تو ہمارے پاس اب ہم بے بس ہو گئے ہیں. ہم جو چونکہ سی سی ٹی وی وہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ تو ہے نہیں سرگودا میں, تو ہمارے پاس ایک ہی سولوشن ہے کہ ہم وہاں پہ جو جیو فینسنگ کریں اس پورے علاقے کی کہ کون وہاں آیا کون گیا, تو پھر ہم جا کے ملزمان تک پہنچ سکتے ہیں کہ کنہوں نے ٹرانسفارمر تباہ کیا یا وہ کون لوگ تھے. یا بہاولپور میں اگر جج صاحب کا آئی جی پنجاب نے کہا کہ حضور والا جو سیشن جج صاحب جو دہشت گردی عدالت کے جج ہیں انہوں نے تو مجھے کوئی درخواست ہی نہیں دی, انہوں نے تو پولیس کو درخواست ہی نہیں دی اگر ان کے گھر پر کوئی ہوا ہے, ان کا بھی کوئی وہاں پہ بجلی کا یا گیس کا میٹر کسی نے تباہ کیا ہے, کوئی درخواست نہیں آئی. کوئی درخواست ہمارے پاس آتی تو ہم کارروائی کرتے, اگر ان کو کوئی تھریٹس تھے تو ہمیں کوئی درخواست آتی تو ہم کارروائی کرتے. اب آپ نے کل یہ آرڈر کیا ہے, ہم نے اس کے اوپر کوشش کی ہے, لیکن جب تک جیو فینسنگ کا اور موبائل فون کا اور ٹریسنگ کا اور موبائل ڈیٹا کا آپ اجازت نہیں دیں گے, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے, جو کمپنیز ہیں وہ ہمیں دے نہیں رہی, تو ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ آپ کیا جیو فینسنگ نہیں ہوگا تو آپ آگے تفتیش بڑھا ہی نہیں سکتے, پہلے بھی تو یہ سارا تفتیش ہوتی تھی, 6 دن میں کیا کیا. بہرحال چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ آپ اصل بات پہ نہیں آ رہے کہ 25 تاریخ کو جج صاحب گئے ہیں, جج صاحب یہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے کام سے روکا گیا, مجھے تھریٹ کیا گیا, مجھے اسپیسیفک. انہوں نے کہا جس دن میں نے اپوائنٹمنٹ کی تھی نا ججز کی, تو ادھر ہی آپ کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس جج کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں. جب جج کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا آپ نے اس وقت اعتراض نہیں بتایا. 25 مئی کو وہ جاتے گئے ہیں اور آپ شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی کا, اور یہ سارا سسٹم کیا ہے. آئی جی پنجاب نے کہا جناب میں نے آپ کے سامنے, چیف جسٹس نے کہا مجھے قانون بتائیں, کس قانون کے تحت آپ نے سائلین وکلا اور ملزمان کو کمرہ عدالت تک رسائی نہیں دی. انہوں نے کہا جی تھریٹ لیٹرز ہیں اور دفعہ 144 نافذ. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ ان سے آپ نے ان کا بنیادی انسانی حق چھینا ہے تو آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے. اب قانون تو ڈیفینیٹلی ایسا کوئی نہیں ہے, وہ تو حالات ہیں, ایمرجنسی حالات, تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر ڈی پی او کو عدالت نے کہا, ڈی پی او سرگودا کو کہ آپ بتائیں. ڈی پی او سرگودا نے بتایا جی کہ اس طرح سے وہاں حالات تھے, میں بھی گیا, میں نے درخواست بھی دی, تو وہاں موب پورے پاکستان سے اکٹھا ہوا تھا. تو چیف جسٹس نے کہا کیوں, کوئی کسی سیاسی جماعت نے وہاں کوئی احتجاج کال کیا ہوا تھا کیا, اس کی ہے آپ کے پاس ثبوت؟ انہوں نے کہا جی نہیں احتجاج تو نہیں تھا لیکن ویسے موب اکٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھی کیوں, کسی سیاسی جماعت نے کوئی بیان دیا, کوئی اسٹیٹمنٹ آئی, کو خبر آئی کہ جی کو عدالت پہ حملہ ہونا چاہتا ہے, کیوں موب اکٹھا ہوا؟ کوئی خبر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی, تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ موب اکٹھا ہوگا؟ تو وہ اگر ایک کیس میں مختلف شہروں سے لوگ ملزمان ہیں تو وہ تو آئیں گے پیشی کے لیے. اور عدالت نے کہا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ نے جیل سے ملزمان کو پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ تو سب سے سیکیور ہوتے ہیں, آپ نے تو وہ جو پرزنر وین ہے وہ بھی اندر نہیں جانے دی, آپ نے ان کو بھی نہیں جانے دیا. خیر کوئی بات, کوئی جواب نہیں تھا. تو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں 8 مئی کا جو واقعہ ہوا لاہور ہائی کورٹ پر وکلا کی جانب سے جو دعویٰ بولا گیا, آپ نے 8 مئی کو ملزمان کو گرفتار کیا اور اسی رات آپ نے رہا کر دیا. 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس حملہ ہوا, وہ معاملہ ہے ٹھیک ہے, بالکل درست ہے, عدالتیں دیکھ رہی ہیں, 1 سال سے ملزمان جیل میں ہیں, وہاں حملہ ہو 1 سال سے جیل میں ہیں, یہاں حملہ ہو, یہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے, یہاں پہ حملہ ہو, اسی دن آپ لوگوں کو رہا کر دیتے ہیں. اس دن سے لے کے 8 مئی سے لے کے آج 13 جون تک آپ نے ایک وکیل کو نامزد نہیں کیا, آپ نے کسی ملزم کو میں نامزد ہی نہیں کیا. تو وہ کہیں جی کہ اس کے اوپر میں جواب دے دیتا ہوں, ہم نے آپ کے حکم پر بڑا کام کیا, ہم نے آپ کے حکم پر وکلا کو اندر نہیں آنے دیا, ہم نے آپ کے حکم پر اتنے ہمارے جو پولیس افسر جو اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, ہم نے وکلا کو روکا, ہم نے گرفتاریاں کی. آپ کہتے ہیں تو میں جواب جمع کروا دیتا ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا میں آپ سے جواب نہیں مانگ رہا, میری صرف آپ سے یہ بات ہے کہ آپ وہ واقعہ ہوا اس پر اتنی کارروائی اور یہاں واقعہ ہوا اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں, تو پھر اس کا کیا, ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟
बहरहाल तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालतों की आज़ादी या अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की जो आप बात कर रहे हैं, ये है आपकी पूरी जो कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल ये जो सवाल था, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि मुझे बता दें कि किस कानून के तहत आपने उस दिन अदालती कार्रवाई, उसने कहा, DPO सरगोदा ने कहा कि हजूर हमने जो जज साहब की कार्रवाई को कहीं नहीं रोका, जज साहब अपनी कार्रवाई करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा किस चीज़ की कार्रवाई, जब वकला भी नहीं पेश हुए, जब बाकी भी नहीं पेश हुए, मुल्ज़मान को भी नहीं आने दिया, जेलों से भी मुल्ज़मान को नहीं पेश होने दिया, साइलिन को भी नहीं जाने दिया, तो फिर किस चीज़ की कार्रवाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुझे मेरी हिफाजत अल्लाह करेगा, मुझे डर नहीं है, मैं बग़ैर खौफ के और डर के अपनी कार्रवाई करूँगा। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो वहाँ पर होती रहीं, जज साहब ने फैसले भी दिए हैं। तो उस पर जो अदालत ने कहा, चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने कहा कि मैं जो वहाँ पर प्रोसिक्यूटर था ना, उसके ख़िलाफ़ भी, उसको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा, चूंकि आप कहते हैं वहां दरखास्त देता है प्रोसिक्यूटर कि हमने जी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की हुई है, इस वजह से आप केसेस की समाअत ना करें। तो मैंने अभी चेक करवाया है, लाहौर हाई कोर्ट में ऐसी कोई दरखास्त नहीं दायर हुई, तो वो कहाँ से उन्होंने कह दिया मैं आपके प्रोसिक्यूटर को भी तौहीन अदालत का नोटिस भेजूंगा। उस पर फिर फराद अली शाह साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, उन्होंने फरमाया कि हमने दरखास्त दायर की हुई है, अभी उसको हम आपके पास जमा करवा देते हैं। तो अदालत ने कहा अभी दरखास्त लें, मैं उसको भी अभी देखूंगा और अभी उसको भी देख लेते हैं। बहरहाल अब आ गई दूसरी, अब ये जो मामला था, जो पूरा जो क्रक्स है वो ये था कि जी किस कानून के तहत आपने उस दिन अदालती कार्रवाई को रुकवाया, आपने साइलिन, वकला और बाकी जो मुल्ज़मान थे उनको अदालत तक नहीं जाने दिया, और फिर जो जज साहब के जितने इल्ज़ामात थे अब तक आपने क्या तफ्तीश की है। ये सारी चीज़ें जिसका मेरे ख़्याल में कोई जवाब नहीं था या मुतमईन नहीं कर सके अदालत को, वो मामला वहाँ रुक गया। दूसरा था दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं मलिक एजाज़ आसिफ साहब, उसके हवाले से मलिक एजाज़ आसिफ साहब ने उनकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी हुई थी हुकूमत पंजाब की प्रोसिक्यूशन ने कि आप उनको भी तब्दील करें। वो 9 मई के केसेस में, मुख्तलिफ़ केसेस में अदालत की जानिब से समाअत कर रहे थे और इमरान खान वगैरह की ज़मानतें भी उन्होंने मंजूर की थी, तो उनकी भी दरख्वास्त दी थी। तो चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने वो दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने 11 दरखास्तें थी प्रोसिक्यूशन की, 11 दरखास्तें खारिज करते हुए 2-2 लाख रुपए जुर्माना करके 22 लाख रुपए हुकूमत पर जुर्माना आयद किया है। मलिक एजाज़ आसिफ साहब ही समाअत करेंगे। अदालत ने कहा कि मलिक एजाज़ आसिफ के खिलाफ की ट्रांसफ़र की आपने एप्लीकेशन दी है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस, कि आपने उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर किया है, वो रेफरेंस भी खारिज हो चुका है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूँ, ये दरखास्तें भी खारिज। उस पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे उन्होंने कहा कि हम ये दरखास्तें वापस ले लेते हैं, हमें विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस साहब ने वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई वापस नहीं होंगी, आपने अदालत के इतना टाइम ज़ाया किया, मैं इसके ऊपर ऑर्डर लिखूंगा, वो भी खारिज कर दी। और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है, मुल्क को मजाक बना दिया गया है, जो जज पसंद ना आए उसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर दें, ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है, बताएं क्या जज की मुखालिफ पार्टी की रिश्तेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा 3 चीज़ें हैं जिस पर जज ट्रांसफ़र हो सकता है, मुल्ज़मान जज के रिश्तेदार हों, मुल्ज़मान जज की सियासी पार्टी, जज का किसी सियासी पार्टी से डायरेक्ट ताल्लुक हो, तीसरा जज ने पैसे पकड़े हों। अगर ये 3 ग्राउंड्स आपके पास हैं तो मैं अभी जज ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये नहीं है तो दरख्वास्त खारिज। जज एजाज़ आसिफ का कंडक्ट बता रहा है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा। तो चीफ जस्टिस ने कहा क्या जजेस फिर आसमान पर बैठ कर केसेस की समाअत करें। एजाज़ आसिफ के साथ भी वही हाल हुआ जो जज सरगोदा के हैं मोहम्मद अब्बास। जज एजाज़ आसिफ को अपनी अदालत में नहीं दाखिल होने दिया गया, उन्होंने रास्ते में कहीं खड़े होकर हाज़िरी लगवाई। ये सारी बातें उन्होंने कहा ये भी तो यही हुआ था, ये कहाँ लिखा है कि जज के खिलाफ रेफरेंस है तो वो काम बंद कर देगा। अब तो हाई कोर्ट में भी यही कुछ हो रहा है, हाई कोर्ट में बैठे लोग भी मनपसंद जज के पास केस लगवाना चाहते हैं। हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जज भी आपको पसंद नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी पसंद नहीं है। कभी ऐसा भी तारीख में हुआ है कि प्रोसिक्यूशन जाके गया जी कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा और जज तब्दील कर दें। हुकूमत को ना लाहौर हाई कोर्ट के और ना इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है, तो उस पर उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा हमारा किसी जज के साथ कोई ज़ाती मसला नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा प्रोसिक्यूटर साहब ये हुकूमत का ज़ाती मसला ही है जो बना दिया गया है। बहरहाल अदालत ने अदालत की जानिब से जो फैसला महफूज किया गया है कि आया तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, आया पुलिस को टाइम देना है कि वो इस सारे मामले के ऊपर कोई GIT बनाएं और इस सारे मामले को देखें।
اب صرف اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب آج یہ کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ ایک فیصلہ سنا دیا ہے، پنجاب حکومت پروسیکیوشن کی 11 کی 11 درخواستیں ٹرانسفر کی خارج کر دی ہیں، جو یہ درخواست اگر کوئی ہوئی بھی تو یہ بھی خارج ہو جائے گی رول آف کنسسٹنسی کے تحت۔ جو پہلے درخواست راولپنڈی والے جج کی خارج ہوئی ہے تو سرگودا والے جج کے ٹرانسفر کی درخواست بھی وہ تو خارج ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کس کس کے خلاف ہوتی ہے، اور کیا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب پولیس کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے تفتیش کر کے کوئی رپورٹ جمع کروائیں، یا ڈائریکٹ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ جیسی فیصلہ آتا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔